नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेशनल क्राइसिस की जिसकी चिंगारी पता है कहाँ से उठी। किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया फीड से। सोचिए, बस एक ट्वीट, फिर उसका डिलीट हो जाना, और दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने। तो चलिए समझते हैं ये पूरा मामला है क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एक ट्वीट करते हैं, और ट्वीट भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही भड़काऊ। इसमें वो इजराइल को एक कैंसर वाला राज्य कहते हैं, और ये तक कह देते हैं कि इसे बनाने वाले नरक में जलें। अब ये सिर्फ शब्द नहीं थे, समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक तूफान का आगाज था। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के अंदर वो ट्वीट गायब, डिलीट कर दिया गया। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा? इस डिलीट के पीछे की जो कहानी है ना, वही इस पूरे मामले की जड़ है। तो सबसे पहले इसी ट्वीट और उसकी डिलीट होने की कहानी को ही समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक, मतलब बहुत ही सेंसिटिव पीस टॉक में मीडिएटर बना हुआ था। और इस ट्वीट के बाद जो इंटरनेशनल रिएक्शन आया, वो बहुत ही ज़बरदस्त और तीखा था। इजराइल की तरफ से जवाब आने में बिल्कुल देर नहीं लगी, और जवाब भी बहुत सख्त था। उनके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बयान आया कि भाई, एक न्यूट्रल मीडिएटर से ऐसे बयान की उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता। और अमेरिका में जो उनके एम्बेसडर थे, उन्होंने तो और भी साफ साफ कह दिया, मिस्टर आसिफ, आप मीडिएटर नहीं हैं, आप तो खुद ही प्रॉब्लम है। मतलब इस एक रिएक्शन ने पाकिस्तान के पीसमेकर वाले रोल पर ही सीधा सीधा सवालिया निशान लगा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर दांव पर लगा क्या था? इतना हंगामा क्यों हुआ? असल में ये ट्वीट उस बेहद नाजुक शांति बातचीत को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता था, जो पहले से ही कह सकते हैं एक चाकू की धार पर चल रही थी। तो दांव पे था अमेरिका और ईरान के बीच का एक बहुत ही जरूरी सीज फायर एग्रीमेंट। और इसकी मध्यस्थता कौन कर रहा था? पाकिस्तान। और ये कोई मामूली समझौता नहीं था, इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ सकता था। ये जो जगह है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसे दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट माना जाता है। मतलब दुनिया का बहुत सारा तेल यहीं से गुजरता है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे बंद कर दिया था, और इसके बंद होते ही पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट के बादल मंडराने लगे। तो इस समझौते का मेन मकसद इसी रास्ते को दोबारा खुलवाना था। देखिए, सिचुएशन बहुत तेजी से बिगड़ी थी। हुआ ये कि पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक नाजुक सा सीज फायर हुआ। ठीक उसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। उनका कहना था कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं है। बस इसी बात पर ईरान भड़क गया, और उसने गुस्से में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। और इसी वजह से सबको मजबूरी में इस्लामाबाद में बातचीत की टेबल पर बैठना पड़ा। तो अब आते हैं इस कहानी के असली सेंटर पॉइंट पर, और वो है लेबनान। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन हॉर्मुज पर जो ताला लगा था ना, उसकी चाबी असल में लेबनान के पास थी। अब सवाल है क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, लेबनान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वहां पावर अलग अलग धार्मिक ग्रुप्स में बटी हुई है। प्रेसिडेंट क्रिश्चियन, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और पार्लियामेंट स्पीकर शिया। और इसी बंटवारे की वजह से बाहरी ताकतों के लिए वहां दखल देना बहुत आसान हो जाता है। और इसी पूरे इक्वेशन में एंट्री होती है हिजबुल्लाह की। ये ईरान के सपोर्ट वाला एक शिया पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप है। और सच तो ये है कि ये लेबनान की सबसे ताकतवर आर्म्ड फोर्स है। ईरान ने हिजबुल्लाह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसीलिए लेबनान की सिक्योरिटी ईरान के लिए एक डायरेक्ट प्रायोरिटी बन जाती है। और बस बात आके यहीं अटक गई। ईरान का स्टैंड क्लियर था, लेबनान पर हमला मतलब सीज़फायर का उल्लंघन। दूसरी तरफ इजराइल कह रहा था कि लेबनान के साथ हमारा झगड़ा अलग है, इसमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं। और इसी एक डिसएग्रीमेंट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया। अच्छा, अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। इजराइल के इस रीजन में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल क्या है? ये मामला सिर्फ हिजबुल्लाह का नहीं है, ये जमीन का भी है। इजराइल का एक बड़ा मकसद है साउथ लेबनान में जो लितानी नदी है, उसे अपनी नई परमानेंट बॉर्डर बनाना। वो उस पूरे इलाके को एक तरह का बफर जोन बनाना चाहता है, ताकि भविष्य में उसकी तरफ होने वाले हमलों को रोका जा सके। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी कहते हैं कि इजराइल लेबनान के लगभग 15% हिस्से पर पहले से ही कंट्रोल रखता है। मतलब जमीन पर। ये सपना एक हकीकत में बदलता जा रहा है।
प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का ये बयान सुनिए, इससे इजराइल का स्टैंड बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, हम लेबनान में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हिजबुल्लाह खत्म नहीं हो जाता। इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। मतलब बिल्कुल क्लियर मैसेज। तो इस पूरे डिप्लोमैटिक हंगामे के बीच हम वापस आज के पल में आते हैं, इस्लामाबाद में, जहां बहुत ही टेंशन भरे माहौल में बातचीत चल रही है। इन बातचीत की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि जब ईरान का डेलीगेशन आया तो उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए 6 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भेजे गए। मतलब किसी हमले या हत्या का डर असली था। दूसरी तरफ से जेरेड कुशनर की लीडरशिप में अमेरिकन टीम भी बातचीत के लिए पहुंची। अब यहाँ हर कोई अपने अपने मतलब से आया था। ईरान चाहता था कि उस पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो हटे और रीजन में उसकी सिक्योरिटी पक्की हो। अमेरिका यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी जीत चाहता था और तेल का रास्ता खुलवाना चाहता था। और पाकिस्तान, वो खुद को एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर साबित करना चाहता था। ईरान की एक और बड़ी डिमांड थी, वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल के हर एक बैरल पर $1 का टोल लगाया जाए। ये एक तरह से उनके नुकसान की भरपाई भी थी और भविष्य के लिए कमाई का एक जरिया भी। अमेरिका की तरफ एक और बड़ा प्रेशर था। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ही देश में मीडिया के निशाने पर थे। उन पर यह साबित करने का जबरदस्त दबाव था कि ईरान के साथ ये जो डील हो रही है, ये उनकी हार नहीं बल्कि एक जीत है। और शायद यही प्रेशर उन्हें नेगोशिएशन टेबल पर खींच लाया था। तो सवाल ये है कि एक मुमकिन समझौता दिखता कैसा? हो सकता है कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पर कुछ लगाम लगाने को तैयार हो जाता और बदले में अमेरिका उन सेकेंडरी सैंक्शंस को हटा लेता जो दूसरे देशों पर लगे थे ईरान के साथ व्यापार करने के लिए। मतलब ये एक लेन देन का ही मामला था। और आखिर में एक सवाल, आज की इस हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी की दुनिया में जहां एक ट्वीट पूरी दुनिया का समीकरण बदल सकता है, असली पावर आखिर है किसके पास? किसी जनरल के पास, किसी प्रेसिडेंट के पास, या फिर उस इंसान के पास जो बस एक सेंड बटन दबाता है? इस पर सोचने की जरूरत है।